चलो, ओके देन आई विल स्टार्ट द क्लास, जस्ट टू गिव मी मिनट। सर प्रतीक क्लास भी आप ही लोगे ना, जो भी होगी थोड़ी देर बाद? अगली भी मैं ही लेने वाला हूँ बेटा। एक सेकंड, एयर सर्वर को क्या हो गया? एक सेकंड टाइम दे दो, एक सेकंड बस। चलो, ओके, आई थिंक नाउ। सर आज आप इस क्लास में सॉलिड्स के क्वेश्चंस कराओगे ना? हाँ, सॉलिड के क्वेश्चन। माइक ऑफ कर दो। नहीं बेटा, ऑन ही रहने दो सर, डर लग रहा है। पास कैसे हो? ठीक है, चलो कोई नहीं, डरो मत। सुनो, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पहले मैं समझाता हूँ। देखो, जब भी आप आंसर लिखो, ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि लिखना क्या है। राइट, आंसर लिखो तो सबसे पहले क्या करो कि जो भी क्वेश्चन दिया है ना, उसको पढ़ो पहले, क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछ रहा है। ठीक है, भले आपको आता हो नहीं आता हो, ये सेकेंडरी बात है, पहले एक बार पढ़ो बेटा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहली चीज। ठीक, अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स लिखना है। अब आपसे पूछा गया इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आपको क्या लिखना है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इतना जवाब देना है, और उसके आगे पीछे आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। लेकिन आप अब ये लिखने लगो कि न्यू दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी, अगला पॉइंट आप लिखने लग जाओ, तो 2 नंबर में इतना नहीं किया जाता है बेटा, सबसे पहली चीज। ठीक है, ये बात आप सीख लो। अब 2 नंबर में आंसर कैसे लिखा जाता है मैं समझाता हूँ। देखो, अब सुन, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हम क्यों स्टील को प्रिफर करते हैं बेटा कॉपर की जगह इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, स्प्रिंग के बारे में सब थोड़ा बहुत जानते हैं बेटा? यस सर। सर अच्छा यस। अच्छा। तो हम क्यों यूज करते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिकॉज, ठीक है, मैं उतना पूरा नहीं लिख रहा हूं बट आपको एक आइडिया दे दे रहा हूं। हाँ, बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता हाँ बेटा, ठीक है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। अब तुम लोग को ये नहीं करना है कि मतलब अब पूरा उसकी कहानी लिखने लग गए। अब मैं समझाता हूँ कैसे किया जाता है। बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, एक पॉइंट हो गया। फिर लगा दो कॉमा, आगे लिखो एज इट्स यंग्स मॉडुलस। उसकी जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है बेटा, वो ज्यादा है। ठीक, अब यहां तक इतना लिखना सबको समझ में आया बेटा? आंसर लिखते ही कैसे हैं सबसे पहले? वैसे मैं भी बहुत है। यस एक्सपर्ट सर। नहीं, मतलब अपने टाइम में मैंने ये सब तुक्के लगाए थे, तो मैं देख रहा हूँ कि शायद तुम लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, क्योंकि इतना तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ठीक है। चलो, आई थिंक क्लियर है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अब देखो इसमें से मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। तो यहां से मुझे एक वर्ड पता चला। कैन यू सी द वर्ड इज एक्चुअली इलास्टिक। अब मैं आपको इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, सो दैट आपकी पैरेलली रिवीजन भी होती है। किसी को पता है बेटा इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हाट इज इलास्टिसिटी? The अब tendency वापस to retain its tendency to regain its body shape original after removing external force. वेरी गुड बेटा। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज मेरे पास ये कोई सर बॉडी, सर अगर कोई रिस्टोरिंग फोर्स होता बॉडी है ना। स्ट्रेच होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो आफ्टर रिमूवल फ्रॉम अ बॉडी वो वापस अपने शेप में बट फॉर्मिंग origin फोर्स हटाने के बाद ही तो रिगेन करेगा अपनी बॉडी शेप। अरे रुक जाओ, मेरी बात भी कोई तो सुन लो। देवियों देवताओं, सुनो बेटा। देखो, अब इसमें मैं चारों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, ध्यान से देखना। एक बार मैं यहां से फोर्स लगाता हूँ, एक बार मैं यहां से फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, और एक बार मैं यहां से फोर्स लगाता हूँ। तो थोड़े टाइम बाद मैं क्या देखता हूँ, जैसे ही मैं इन फोर्स को हटाऊंगा, आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद बेटा, आफ्टर सम टाइम क्या करूंगा मैं? फोर्स को रिमूव कर दूंगा, रिमूवल ऑफ फोर्स। तो मुझे अगर सेम बॉडी मिल गई ना बेटा, सेम जैसी ये बॉडी थी, तो मैं क्या बोलूंगा? द बॉडी इज इलास्टिक बॉडी। क्लियर है क्या? द बॉडी इज अ यस सर। यस सर। इलास्टिक बॉडी। आपको इलास्टिसिटी अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, पहली बात। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बना दोगे ना, तो सामने वाले को, भले तुमको कुछ नहीं आता है, पर सामने वाले को बेटा ये लगेगा अगर तुम डायग्राम बना रहे हो कि तुमको बहुत कुछ आता है। ठीक है, बस ये लगने के लिए डायग्राम बना दो। क्लियर? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रॉपर्टी by virtue of which a body regain its original shape
by virtue of which body regains its original shape। ठीक, यस सर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है बेटा। अभी भी इलास्टिसिटी में तो बता दो, बोर्ड के अकॉर्डिंग लिख देना। देखो मैंने कैसे लिखा, ऑब्जर्वेशन करो खाली, हेडिंग डाली, काम की चीज लिखी, डायग्राम बनाया, आगे बढ़ा, सिंपल। सर ये जो अच्छा। आपने क्वेश्चन कराया था ऊपर वाला, उसी में ऐड करना है नहीं उसमें ऐड नहीं करना है। अगर आपसे इलास्टिसिटी आ जाए तो बेटा उसके लिए तो इतना आंसर इनफ है। यहाँ से मुझे एक टर्म मिला इलास्टिक, तो मैंने बोला इसको एलोबरेट करता हूँ, तो मैं ऐसे एलोबरेट करते जाऊंगा बेटा, जो भी टर्म्स मुझे मिलते जाएंगे। ठीक है, यस सर। यस इससे सर। तुम लोग की ना रिवीजन अच्छी हो जाएगी कम टाइम में। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन से भी रिवाइज करते चलेंगे। चलो आगे चले। अगर तक बेटा सब क्लियर है तो व्हाट इज Yes, sir. वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अब दिमाग में सबसे पहले एक इमेज लाओ, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा बल्क सर मॉडुलस। स्ट्रेन नहीं होगा इसमें कोई। देखो अब मैं बताता हूँ, बल्क मॉडुलस का एक टॉपिक याद करने की कोशिश करो बेटा। बल्क मॉडुलस क्या हो सकता है? देखो बल्क मॉडुलस हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। व्हाट इज बल्क मॉडुलस? सर माइनस डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी, वेरी गुड। या Multiplier. इसके या आगे सर 1/k। ऐसा कुछ। सर 1/k का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। हाँ वो तो रेसिप्रोकल होता है बेटा बल्क मॉडुलस का, यही पढ़ा था सबने बल्क मॉडुलस। यस सर। यस सर। सर एक बार इलास्टिक की डेफिनेशन बता देना। ये लो बेटा, इलास्टिक की डेफिनेशन ये होती है, इलास्टिक बॉडीज होती है बेटा, एक्चुअली वो बॉडी जो इलास्टिसिटी को पजेस करती है उनको इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अभी वो आ गया बेटा, अभी वो आ गया, टेंशन मत लो। ठीक, ये होती है बल्क मॉडुलस। अब ये बता क्या रहा होता है कि सपोज बेटा मेरे पास एक ग्लास या मान लो कोई ऐसा सरफेस है, छोटा सा एक टब बना लेता हूँ जल्दी से कम टाइम में, ताकि टाइम ना वेस्ट हो ज्यादा। अब ये देखो ये एक टब है, इसके अंदर बेटा कोई भी पार्टिकल है मेरे पास, या सपोज कर लो ये क्यूब है। अब इसको मुझे कंप्रेस करना है, राइट। अब कंप्रेस होगा चारों तरफ से तो क्या होगा आपको पता है, वॉल्यूम में चेंज आएगा, सोच के देखो। यस यस सर। ओके, यस सर। अब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? सर वॉल्यूमेट्रिक वेरी गुड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Strain. अब अगर मैं बोल दूं बेटा कि इस चीज को आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 0। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई। यस किसी को ये समझने में दिक्कत किसी तरह की? नो नो सर। सर। ओके, अब मैं यहाँ पे बल्क मॉडुलस में इस वैल्यू को प्लेस करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, यानी कि इनफाइनाइट। पक्का इनफाइनाइट आएगा सर। माइनस अपॉन जीरो बाय जीरो, क्योंकि यानी 1/0 तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, डेल वी बाय बी इनफाइनाइट 0 है तो। 1/0 विच इज इनफाइनाइट। तो आपको समझ में आ गया बल्क मॉडुलस कितना होगा। गुड इवनिंग बेटा। बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। यहाँ तक किसी को डाउट तो बताओ, बल्क मॉडुलस सेकंड क्वेश्चन में। नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी के बाद एक टॉपिक छूट गया था बेटा, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट लगे। यंग्स मॉडुलस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। यंग्स मॉडुलस, सर। नो इशू बेटा, अभी शुरू ही किया था, बस मैंने 2 क्वेश्चन ही कराया था। ठीक है, चलिए। क्या होता है बेटा यंग्स मॉडुलस? जल्दी से। नॉर्मल अपॉन अपॉन रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर रेशो होता है। पक्का, रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन। आई थिंक ये बात आपको पता है। जैसे कोई बॉडी है बेटा, उसमें मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं तो कितना स्ट्रेन आ रहा है, सिंपल सी बात है। इसी को आप क्या बोलोगे, यंग्स मॉडुलस, यही बोलोगे। यस यस सर। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बना दिया, आई थिंक क्लियर है ये बात। चलो याद रहेगा। यस सर सर। कृष्णकांत सर की क्लास नहीं होगी। अरे भाई, कृष्णकांत सर की क्लास नहीं होगी। होगी अभी नहीं होगी, ठीक है, अब 12th में होगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे चलें। यहाँ तक चलो, भूल गए क्या सोनम बेटा मेरे को? चलो सही है, इसकी वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ। बाल कटाना पड़ेगा कल जाके, खतरा है। सर सच में आपके लुक से ना आप गुस्से वाले लगते हो अभी। क्या बात? यस सर। अब भी कल? बहुत डरावने। हाँ, अब मैं एकदम आदमी नहीं दिख रहा हूँ। सर आप शाहरुख खान मत बनिए, आप ऐसे सही हो। ठीक है, मैं बाल कटा लेता हूँ। ठीक है चलो, पॉइजन रेशियो पता है कि किसी को क्या होता है? Lateral पॉइजन strain रेशियो by longitudinal strain. स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अच्छा, वो किसी ने ये नहीं बोला सर पॉइजन खाने और चेंज poison इन खाने की डायमीटर बात कर अपॉन ली। में ओरिजिनल डायमीटर। वेरी गुड, चलो चलो, आई थिंक क्लियर है। पॉइजन रेशियो में थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है सर। उसकी वैल्यू जी 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 बेटा अभी बता देता हूँ, ठीक है। पॉइजन रेशियो 2 नंबर में आप इसमें से पॉइंट खुद से छांट के लिख लोगे ना, क्योंकि पूरा लिखा होगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं टॉपिक्स पे टॉपिक्स टच करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है बेटा आपका रेशियो ऑफ, बच्चों ने बता ही दिया, किसका किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन सर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल पहले आ जाएगा। चलो ठीक है, बच्ची बोल रही है, वैसे बच्ची सही बोल रही है। रेशियो सर। ऑफ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। कभी कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ जाया करती है, कभी कभी, बट बहुत रेयर केसेस में। बट ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप मान के चलो कि 0.5 से शुरू होगा और -1 तक कभी कभी जा सकता है, बट मैं तो 1 ही लेके चलूंगा इसको, ताकि आपको 1 से कम रहे तो अच्छा है पॉइंट्री। तो -1 दिया था। हाँ, -1 भी हो जाता है, बट वो आपके -1 भी सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बेटा, ठीक है। चलो आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, नो यूनिट्स। वो मॉड्यूल को मैं पढ़ रहा था तो वहां पे एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पॉइजन रेशियो की यूनिट क्या है, तो डू रिमेंबर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सर यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि यहाँ पे भी लेंथ है बेटा, यहाँ पे भी लेंथ है। क्वांटिटीज है दोनों। एसएल कट जाता है। हाँ, 1 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ऑल गुड यहाँ यस तक। सर। Yes. क्वेश्चन कर लिया हमने जल्दी से। तीनों में से फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्लियर है? किसी को नहीं क्लियर है तो बेटा रेज हैंड कर लो। सर ये 0.5 से 1 तक आपने क्या लिखा? एक सेकंड बेटा, थ्योरेटिकल वैल्यू। जस्ट टू गिव मी 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है। ओके। सर एक बार पॉइजन रेशियो बता दो। सर एक 1 2 वापस बता दो, मैं क्लास में लेट आई हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, अभी सर आ तो रहे हैं। बेटा दो वेव्स का तो हो गया जितना होना था, और तो वेव्स के लिए टाइम नहीं है। ओके, सो जितना वेव्स रिवीजन में होगा सर एक हो, बार रिपीट कर दो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है अभी कर देता हूँ बेटा जल्दी जल्दी। पहला सवाल था कि हम स्टील को कॉपर से ज्यादा क्यों यूज करते हैं स्प्रिंग मैन्युफैक्चर करने में? क्योंकि बेटा वो ज्यादा इलास्टिक होता है। यहाँ से हमने एक नई चीज सीखी, इलास्टिसिटी, जो हमने सीख ली थी, तो मैंने उसकी डेफिनेशन बताई, दैट इज इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। उसके बाद हमने यंग्स मॉडुलस देखा बेटा, विच इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर हमने बल्क मॉडुलस देखा, विच इज चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विद नेगेटिव साइन, ठीक। अच्छा, पॉइजन रेशियो के बारे में फिर हमने ये डिस्कस किया, आई थिंक तब तो आप ज्वाइन कर ली थी। यस सर। ओके, हाँ ये क्वेश्चन है। अच्छा, कितने लोग इलास्टिक फटीग मेरे से पूछे जा रहे थे? शायद बहुत लोगों ने पूछा था। सर आपने बता दिया था। बता दिया था ना? सर आपने बताया सर था, पॉइजन जानते हैं सर। रेशियो बता दो। हाँ सर बेटा, वो पॉइजन में आपने जो 0.5 इसका सर आपने ना हाँ, बल्क मॉड्यूलस करा था एक बार उस लैब। वॉइस ब्रेक है, कमेंट में लिख दो क्या दिखा दोगे? बताने बोल रहे हो आप लोग। सर पॉइजन सेकंड क्वेश्चन। पॉइजन रेशियो फिर से बता दूं? यस सर। अच्छा, ये बेटा एक्चुअली रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा, सपोज मेरे पास एक पाइप थी इतनी बड़ी, अब मैंने इसको दोनों तरफ से खींचा, तो नाउ यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होने के कारण इसका जो ये एरिया घट जाता है, दैट इज कॉल्ड लैटरल, ठीक है। यही होता है, ठीक। चलो इसको बोल देते हैं हम, इसका रेशियो जब भी आप निकालोगे आपको पॉइजन रेशियो मिल रहा होगा। नेगेटिव होता नहीं है, पता नहीं जनरली कहाँ से। सर ये वैसे गूगल 0.2 - 1 क्यों लिखा है आपने? 0.5 to 1 लिखा है बेटा मैंने। कटिंग होगा ना, रिपीटेड बेंडिंग वाले का। हाँ ये, अच्छा हाँ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है बेटा। किसी को अभी भी डाउट है? सर सेकंड क्वेश्चन एक बार बता दो। सेकंड क्वेश्चन तो यही है बेटा,
कि आपका यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो रेशियो होता है। अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हो तो कितना स्ट्रेन लग रहा है उसका रेशियो आप ले लोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके बेटा, देख लेता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से तो माइक वो कर दूंगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाउ वी आर एबल टू ब्रेक अ वायर बाय रिपीटेड बेंडिंग, व्हाट इज योर आंसर? इलास्टिक सर इलास्टिक फैक्टर की वजह से लास्ट वेरी सर गुड, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देता है वो बार बार वो बेंडिंग से। देता है, वेरी गुड। इलास्टिसिटी खो देता यानी कि रिपीटेड बेंडिंग से क्या होगा, हाँ मैं ही लूंगा, सारे क्लासेस में ही लूंगा बेटा। रिपीटेड बेंडिंग से क्या होगा, वायर की क्या डिक्रीज हो जाएगी, कोई बता सकता है? है। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वेरी गुड। मैं ऐसे लिख दूं, इलास्टिक स्ट्रेंथ लिख दूं, थोड़ा अच्छा वर्ड लगेगा, आप लोग भी पेपर पे लिख के आना। यस सर इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, पहली बात। ठीक है, अब इलास्टिक स्ट्रेंथ घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप उसको कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली। अब ये 2 पॉइंट को आप बहुत सुंदर से बहुत सारा जगह लेके लिख के आ सकते हो। आई थिंक ये कला तो तुम लोगों में कूट कूट के भरी है। यस सर यस सर तो यूज दैट पावर, सर 2 अनलीश वर्ड दैट को भी पावर। तो एक लाइन में लिख कर आते हैं। हाँ शाबाश, बस इसी को करना है। हाउ वी आर एबल, अच्छा कोई ये मत करना कि अगर आपसे पूछ रहा है हाउ वी आर एबल टू ब्रेक अ वायर बाय रिपीटेड बेंडिंग तो तुम लिख के आ जाओ बाय हैंड्स। ठीक है, तो नंबर भी मिलेगा बाय देयर थॉट। अपना दिमाग बात तो सही है। चलाओ। ये जो रिपीटेड बेंडिंग है उसको हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से भी तो ब्रेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो आप, लेकिन फिर वो कर्व बहुत बाइलेटरल हो जाएगा और आप लोग परेशान रहोगे, इसके लिए नहीं बताया था मैंने। ठीक है, 2 नंबर में कितना लिख लोगे बेटा, इतना इनफ है। ठीक, ओके सर। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाई डू स्प्रिंग बैलेंस शो रॉन्ग रीडिंग आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने क्लास में सर इसकी पीडीएफ अभी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ अभी मिल जाएगी। इलास्टिक ठीक है। फटीग की वजह से। इलास्टिक इलास्टिक फटीग। फटीग अब होगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था, सर ये इलास्टिक फटीग कहाँ से आया? तो बेटा ये फिजिक्स में आया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब भी आप इलास्टिक बॉडी को बार बार टेढ़ा करोगे, सीधा करोगे, जैसे एक वायर है, आप वायर को सर वो ऐसे अपनी ओरिजिनल छोड़ शेप देते छोड़ हो। देगी। हाँ ठीक है, जिससे उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मेशन। अब इतने इंग्लिश में मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेटा कि सपोज आपको किसी चीज को बेंड करना है, राइट? जैसे रिफिल है, सपोज ये वाली रिफिल है, अब मैं इसको कंटिन्यूअसली बेंड करते रहूंगा ऐसे, इलास्टिक फटीग। अब ये धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ होने लग जाएगा। क्लियर है क्या इलास्टिक फटीग के बारे में? यस सर आया। हाँ बेटा, एक बार रिपीट कर दो। देखो जैसे पेन है, इसको मैं अब मोड़ते रहूं तो एक टाइम बाद आप लोग रिफिल को मोड़ मोड़ के तोड़ते नहीं थे बचपन में? जब नहीं टूटता दांत से काट लेते थे, जो एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते थे तुम लोग Yes, sir. छोटे क्लासेस में। तो इलास्टिक फटीग एक्चुअली में क्या बताता है कि अगर आप किसी भी चीज को ना बार बार यूज करोगे तो उससे उसके लेंथ में छोटा सा एलोंगेशन आ जाएगा। उस छोटे से एलोंगेशन की वजह से जो है उसकी रीडिंग गलत आ रही है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। ठीक, ऐसे लिख देता हूं, its behavior become elastic under continuous application of force या continuous application of stress and strain। ठीक, मैंने एक पॉइंट लिखा है, उसको यस सर थोड़ा बड़ा करके लिख लेना तुम लोग। क्वेश्चन ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है ना किसी को? फॉन्ट बोलना में बड़ा। सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार। क्वेश्चन तो यही है बेटा, ये देखो। सर उसका वाला बहुत ज्यादा साइज छोटा। सर दोनों एक साथ। दोनों एक साथ स्क्रीनशॉट लेना ये। ठीक है बेटा, अगले बार ना इसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, डोंट वरी। सर आपने जब ये लाइन लिखी वो दिखा देना। Its behavior become elastic under continuous application of stress and strain। चले यहाँ तक क्लियर है तो? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप। अब सुनो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। ठीक है सर, और करा दो सर 2 मार्क्स में। बेटा इसमें जितने क्वेश्चन हो सकते थे सारे आ गए। इलास्टिक फटीग आ गया, पॉइजन्स रेशियो आ गया, ठीक है, बल्क मॉडुलस आ गया, यंग्स मॉडुलस आ गया, इलास्टिसिटी आ गया, और बाकी जो टॉपिक है वो आपके 2 मार्क्स में भी आ जाएंगे। वहां से भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा, बाकी आप लिख लेना। सर इससे ज्यादा टॉपिक नहीं आएंगे पेपर में? नहीं आ सकते हैं बेटा, इसकी गारंटी नहीं, पर मेन जो इम्पोर्टेंट 1 नंबर वाले में। हाँ बेटा, सर 1 नंबर वाले में सारा टॉपिक नहीं आएंगे जो आपने कराए हैं? इनफ है सर ये? आ सकते हैं, लेकिन जो भी आएंगे वो पूरे रिवीजन के थ्रू आउट जो भी टॉपिक कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएंगे। सर जिससे डरते थे आ तो गई डेरिवेशन, इसी से तो डर लगता है। लोगों ने तो बोला सर डेरिवेशन कर।
स्लाइड नीचे कर दीजिए सर डेरिवेशन तो सबसे लास्ट इजी वाली। होती है। ये वाला क्वेश्चन PYQ है ना? हाँ PYQs है सारे के सारे जो आ चुके हैं, सारे ही PYQs है। ठीक, चले आगे। हो गया सर। चल Yes. आगे। यस सर। अब सुनो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सब भूल गए होगे, मेरे को याद है। सर याद है, सर याद है? याद है। इसका फॉर्मूला हाँ, तो याद है पर मुझे डेरिवेशन तो याद नहीं है। नहीं सर मैं भूल गई हूँ थोड़ा बहुत। देखो जो भी भूल गए सुनो बेटा, क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज एक हमने ऐसे एक सीलिंग है, सीलिंग में ऐसे कोई ब्लॉक को लटका रखा है, ठीक है। तो क्या आप लोग को पता है थोड़े टाइम बाद ये थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा ड्यू टू इट सेल्फ वेट। यस सर। यस सर। थोड़ा सा इसको मैं व्हाइट रंग से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा बेटा ये एलोंगेट हो गया। ठीक, अभी थोड़ा सा एलोंगेट हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोच लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ से एक ब्लॉक है और यहाँ पे सीलिंग है, सीलिंग से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी या फिर इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन है। एक काम करता हूं बेटा, मैं ऐसे देखता हूं, पहले इसकी पोजीशन 0 थी, अब 0 से ये x डायरेक्शन में बढ़ा है, सोच के देखो। यस हम तो इसको y बोलते हैं बेटा। x मतलब 0 से लेके x तक, अब वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखवाने वाला हूँ कि लेट टेक द x एज द डिस्प्लेसमेंट और एलोंगेशन, वो सब तुम लिख लोगे, अंग्रेजी उतना लिख लोगे। यस सर। ठीक है, अब मैं बस अपना ये दिमाग दौड़ा दे। हाँ, अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि मैं आपसे पूछ लूं तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, या टेंशन कितनी? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर तुम लोग सभी भूल गए हो व्हाट इज फोर्स, किस तरह के फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ? रिस्टोरिंग फोर्स। फॉर्मूला से कंपेयर लॉन्गिट्यूड माइनस की एक्स। किसी को कोई भी फॉर्मूला नहीं याद है क्या डेल एल फोर्स का? तो ये वाला होगा ना, यंग मॉड्यूलस एरिया मल्टीप्लाई L अपॉन में डेल्टा L। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसके इक्वल होगा बेटा। कुछ याद आया हल्का फुल्का? यस सर। यस सर। यस सर। चलो सर, x की कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं बेटा x की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। चलो, अब वर्क डन कितना हो रहा है, कोई बच्चा बता सकता है? या छोटा सा वर्क डन बता दो, एक पॉइंट के लिए वर्क डन बता दो, बाकी के लिए तो मैं खुद फाइंड कर लूंगा। फोर्स सर इनटू F डॉट S। एफ डॉट वेरी गुड, AX upon S into DX। बस 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 बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा ना डाउनवर्ड साइड में। सर लेकिन पूरा लिखेंगे ना हम तो। अभी जरूरत नहीं है, अभी तो इतना ही लेके चलोगे तो हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट करा दूं। हाँ, अब सुनो, अब इसको आपको थर्ड स्टेप में इंटीग्रेट करना पड़ देगा सर, ऑसिलेशन चैप्टर में। हाँ, सब आएगा बेटा, डोंट वरी, बोर्ड के लिए तो सारी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन डिलीट है। डिलीट है तो ठीक है, फिर उसको डिलीट कर दिए, टेंशन मत लो। ठीक, चलो अब देखो f की वैल्यू कितनी रखनी है, a यंग्स मॉडुलस x अपॉन l इंटू dx। यहां तक बेटा, ये स्टेप तक किसी को डाउट तो बता दो। नो अब कोई ये मत पूछना, क्योंकि मैंने कम से कम 5 करोड़ बार बता दिया है कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब अगर अभी भी कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ सर यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल है फिर उसको बताना। ठीक है, इतना आएगा आपका वर्क डन। अभी भी आधों को नहीं समझ में आया होगा सर ये कैसे आया है। सर आ गया। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, तो इसलिए x स्क्वायर अपॉन में 2 अगर आप देखो ध्यान से तो ये टर्म यहाँ पे आई है, बाकी टर्म सेम है। यस सर। तो कुछ को समझ में आया होगा, डोंट वरी। सर आज क्या ये आपकी क्लास में भी बताया। वैसे तो बहुत बार बोलिए, चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। और सेकंड पार्ट में आपको एनर्जी डेंसिटी पता है क्या? रिमेंबर दिस टर्म, एनर्जी डेंसिटी। यस सर, पर यूनिट वॉल्यूम। जो मेरे से पढ़े थे उनको उस टाइम भी मैंने इसी से प्रूफ कराया था और जल्दी आ गया था, याद हो शायद। यस सर। हाँ, मैंने उस टाइम भी बोला था बेटा कि इसको याद कर लो, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये बहुत टफ, कुछ फॉर्मूला था भी नहीं उस टाइम याद करने के लिए। अच्छा, अब एनर्जी कितनी मिली है बेटा हम लोग को, आपको क्या लगता है कितनी एनर्जी अभी हमने फाइंड की? वर्क डन के बराबर कितनी? बस सिंपल सा स्टेप है। आई थिंक अब यहां से तो सभी कैलकुलेट कर लोगे, पर ठीक है मैं करा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग गलती मत कर देना बस पेपर पे। अभी आपने इसकी वैल्यू सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट कर देना। सेकंड लास्ट कौन सा बेटा, ये वाला?
बेटा इंटीग्रेट किया है मैंने एक्चुअली x टू द नहीं पावर, सर, इससे ऊपर वाला। इससे ऊपर वाला dw, या ये वाला पूछ रहे हो, ये कहां से आया? ये DW वाला। dw बेटा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटी हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली वर्क डन कितना हो जाएगा? वो भी ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। बस ये लिखा मैंने, ठीक। ओके। चलो अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लो बेटा यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? डिवाइडेड बाय v। इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? किसी को कुछ आंसर याद है रटा हुआ हो तो? सर हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। हाफ इनटू सर वॉल्यूम को स्प्लिट कर दो। एक्सएल। ऐसा कुछ आएगा? सोच के देखो, लिख सकता हूँ यस सर। सर। वो यस सर। v कहाँ गया सर? बेटा सर v, वॉल्यूम को कर दो एरिया वॉल्यूम लेंथ में। बस ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए ना, एल स्क्वायर में चेंज किया मैंने उसको। यस अभी सर। किसी को doubt है? यस सर। चलो अभी भी डाउट है तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। अच्छा इसको अब आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? यस सर, आ गया समझ। सर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। यस सर। ये भी साइड में लिख देता हूँ मैं, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है, ताकि अगर आप लोगों को दिक्कत कभी आए तो ये फॉर्मूले को याद रख लो। अच्छा अब मैंने इसमें किया क्या, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। कुछ नहीं किया बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, फोर्स चेक किया कि यहाँ पे फोर्स कितना आ रहा होगा, अगर ये स्प्रिंग से टंगी है, रस्सी से टंगी है। फिर मैंने देखा अच्छा जब उसको मैं स्प्रिंग से टांग रहा हूँ बेटा, तो वो बॉडी थोड़े दिन बाद नीचे आ जा रही है, तो नीचे आने में वर्क डन बहुत थोड़ा सा हो रहा है। थोड़ा सा वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया टोटल के लिए, फिर मैंने एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर ली, और एनर्जी डेंसिटी मुझे पता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वहां पे पुट कर दी, बात खत्म। क्लियर? यस सर। यस सर। टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो मैंने जो मेन स्टेप थे सारे करा दिए। अब अगले क्वेश्चन, अब कोई इतना ही मत लिख के आना, थोड़ा सा ज्यादा भी लिख लेना अपने से, ठीक। सर थ्योरी लिख दें। हाँ थ्योरी लिख देना। डिफाइन द टर्म बल्क मॉडुलस। सर ये है क्या एनसीईआरटी में? हाँ बेटा है ये एनसीईआरटी में, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? अब मैंने ऊपर बता दिया बल्क मॉडुलस। यस सर सर। रेशियो हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय हाइड्रोलिक। सर नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। नॉर्मल स्ट्रेस सर हाइड्रोलिक बाय बोल सकते वॉल्यूमेट्रिक। हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये हाइड्रोलिक तुम लोग क्यों करते हो? ऐसे नहीं होता है क्या बल्क मॉडुलस? हाँ? स्ट्रेस अपॉन में। यस सर। यस सर। इसके लिए तुम लोग को किसने बताया कि हाइड्रोलिक कंडीशन होना ही जरूरी है? ये तो मैं नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, इसमें हाइड्रोलिक की क्या जरूरत? मारा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे सर प्रेशर की वैल्यू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। वो हाइड्रोलिक किस केस में आएगा? जब आप किसी चीज को इमर्स कर रहे हो किसी लिक्विड में, तब हाइड्रोलिक आता है। इसको तुम लोग कहाँ से हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन रट के आ गए हो? ये देखो, ये लिक्विड में बेटा चारों तरफ से सेम होता है, इसलिए लिक्विड के अंदर बोल देते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। इसका एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इट इज जनरली चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन सर ओरिजिनल। एनसीईआरटी में तो लिखा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वो एक केस है बेटा, ये केस है एक्चुअली में, उसका केस है, ठीक है, उसका केस उन्होंने लिख रखा है, राइट। आप खुद सोच के देखो ना, हर टाइम जरूरी है क्या? क्योंकि ये चीज भी तो, इसकी भी तो कुछ ना कुछ बल्क मॉडुलस है, टिश्यू पेपर की, ये भी तो दब रहा है, इसकी भी तो कुछ बल्क मॉडुलस हो सकती है, थोड़ी ना जो पानी में ही दब रहा है ये, राइट। यस सर। सर आपने क्लियर कर दिया, मुझे तो लगा था सिर्फ पानी में ही वॉल्यूम कम होती नहीं है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा लिखा है, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन मैं तुम लोगों को जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो सकती है बेटा? सॉरी सर न्यूटन पर वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होता है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि कोई चीज बेटा कितनी कम दब सकती है, तो आप क्या बोलोगे? उसकी बल्क मॉडुलस ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा सर सॉलिड में ज्यादा होता है। हाई होगी सर, हाई ज्यादा। वेरी गुड, सर यानी कि सॉलिड में कोई सब ज्यादा होता है। आपने पूरा क्या अभी? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली कट हो गया था हमारे क्लास। ठीक है बेटा, अभी कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज की बल्क मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी आप उसको उतना कम कंप्रेस कर पाओगे। जैसे हीरे को आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब नॉर्मल हाथों से तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इस चीज को अभी कंप्रेस नहीं कर सकता हूं, यानी कि इसका बल्क मॉडुलस जो है बेटा वो बहुत ज्यादा है, मेरे हाथों से ज्यादा है, राइट। पर मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं, देखो इसका बल्क मॉडुलस कम है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी हमेशा रिवर्स होगी बल्क मॉडुलस की, ठीक। क्लियर है क्या? ओके सर। K इज इक्वल टू
कंप्रेस इज इक्वल टू 1 बल्क मॉड्यूलस का लिखा है, वो बता दीजिए। बेटा अगर आप किसी चीज को कंप्रेस कर पा रहे हो तो उसकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू कम 1 है। अपॉन लिखा है क्या? हाँ 1 अपॉन लिखा है बेटा, 1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, Okay. किसी भी चीज को आप तभी कंप्रेस कर सकते हो जब उसका बल्क मॉडुलस कम है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इसका डायमेंशन बता दो फिर जल्दी से कोई। ये तो याद किया होगा ये। -1 ठीक, चलें आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चलो तीसरा क्वेश्चन है, 2 वायर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सबसे पहले। 2 वायर P and Q ऑफ सेम डायमीटर आर लोडेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, 2 वायर है, 2 वायर्स P and Q ऑफ सेम डायमीटर आर लोडेड, उनको लोड किया गया बेटा ऐसे, ये देखो यहाँ पे कुछ लटका दिया एंड अगेन उसके नीचे ऐसे कुछ लटका दिया गया। द लेंथ ऑफ वायर ऑफ P इज L। ठीक है, लेंथ दोनों का L है बेटा, सपोज इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है। आगे बोला है and its Young's modulus is y, while length of wire Q is twice the length of P। सुनना बेटा, ये जो Q P से लटकी हुई तार है ना, इससे दुगनी लंबी तार ये वाली है। ऑब्वियसली ज्यादा लंबी होनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे वेट कम है, यहाँ पे वेट ज्यादा है। आगे चलते हैं बेटा, and its material has Young's modulus half that of P, compute the ratio of their elongation। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. कितनी % समझ में आई? डेल्टा एल रेशियो निकालना सॉल्व करना है। डेल्टा एल का रेशियो। और किसी के मन में कोई आइडिया चल रहा हो? किसी के दिमाग में कोई? कैसे करेंगे इसको? 2 वायर है, 1%, पक्का? सुनो बेटा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें 2 केस डिस्कस करना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करने बोल रहा है, आपको ये फाइंड करना है कि इनका एलोंगेशन कितना था। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस में एलोंगेशन फाइंड कर सकता हूँ, सोच के देखो। यस सर। फर्स्ट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। हाँ वैसे ही है बेटा ये। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका जो मास है बेटा वो दुगना हो सकता है। पी और क्यू ले लूं मैं 2 वैल्यू, तो सबसे पहले एल पी के लिए फाइंड करता हूं। तो एल पी के लिए कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स mg। अब ये 3 क्यों आया, कोई बता सकता है मेरे को? सर दोनों का वेट प्लस हो जाएगा। ऊपर है तो प्लस हो जाएगा। जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे की तरफ कितनी वैल्यू मिल रही होगी इसकी? m प्लस 2m। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट तो बता दो। ओके, आई थिंक यहां तक तो हाँ 3/8 सही है सुमित बेटा। ठीक है, इनटू L अपॉन यंग्स मॉडुलस। ये मैंने कहां से लिखा, कोई बता सकता है? मैंने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया अभी आपको। डेल सर अभी पीछे फॉर्मूला बताया है इसका। हाँ बेटा, F अपॉन A ये अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको चेंज इन लेंथ पूछा जाए तो चेक करना F की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, A और यंग्स मॉडुलस। साइड में मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ, L एक्चुअली होता है बेटा लेंथ, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। Y आप लोगों को पता है यंग्स मॉडुलस, बार बार उसको मैं लिखा नहीं। क्लियर? अब यहाँ से चेक कर लेना। अच्छा दूसरे वाले के लिए कितना होगा जल्दी बता दो। क्यू सर 1 2mg अपॉन में सर 1 बाय L अपॉन में y into 2L by Y by 2। बस। अब इन लोग दोनों का क्या पूछा था, यहाँ पे रेशियो पूछा था, सोच के देखो। अब रेशियो कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है? यस सर कैसे? कर देंगे। सर ये Y by 2 होगा ना, क्योंकि इसका यंग मॉड्यूलस तो आधा था। आधा? हाँ इसका y/2 होगा बेटा, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे y/2 हो रहा है तो ऊपर भी 2l हो जाएगा क्योंकि लेंथ दुगनी थी इसकी। यस सर। यस ये आधा वो कंप्यूट कर पाएगा। अब कितना आ जाएगा रेशियो इन लोगों का? ए कैंसिल हो गया, और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा सोच के देखो। बट उसमें हाँ एनसीईआरटी में गिवन है, बट यहाँ पे मैं एक जनरल वो उसके लिए बता रहा हूँ बेटा। ठीक, चलो क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सोच के देखो। सर 3/8। पक्का? 3/8 रेशियो। यस सर। अब तो सॉल्व ये करो 8 चलो। into L by Y। ठीक है, 3/8 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो सॉल्व भी हो जाएगा, बहुत आसान है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 3:8। हाँ वेरी गुड बेटा। ठीक, चलो इसमें पहले P अपॉन में Q का रेशियो लिया है या फिर Q अपॉन में P का? बेटा यहाँ पे हमने लिया है
एल पी अपॉन एल क्यू लिया एक्चुअली में, और लेने का रीजन ये था एल पी अपॉन एल क्यू, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है पी और क्यू के टर्म्स में, और पी पहले दे रखा है, इसके लिए हमने पी अपॉन क्यू लिया। अगर नहीं देता तो जनरली हम क्यू अपॉन पी लेते बेटा, तब 8/3 आ जाता। ठीक है, चलो आई थिंक ओके सर। समझ आ गया होगा हल्का फुल्का। चलो यस सर। ये क्वेश्चन है, देखो क्या अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसा कुछ बता रहा था, अ वायर ऑफ लेंथ एल। देखो बेटा, सपोज ये आपकी सीलिंग है, यही क्वेश्चन को इमेजिन करना क्योंकि इसी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक वायर को ऐसे लटका रखा है, दिस इज योर वायर। ठीक है, थोड़ा 3D में बनाता हूँ ताकि आप लोग इमेजिन कर पाओ। ये है आपका वायर। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इसका लेंथ ए है बेटा, बहुत अच्छी बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, और इसका यंग्स मॉडुलस वाई है। इसको आपने एक्स अमाउंट तक स्ट्रेच किया, व्हाट इज द वर्क डन। अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले प्रूव कराया है क्या कुछ ऐसा? यस सर। यस सर। पोटेंशियल यस सर। कितना? मान लो बेटा मैंने इसको एक्स टाइम स्ट्रेच कर दिया, तो अब आप क्या लिखोगे? ऐसा कुछ लिखोगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करने चलना। मैंने क्या बताया, एफ एल अपॉन, या डायरेक्ट ही लिख देता हूं, इतना टाइम किसी का वेस्ट क्यों करो। देखो एफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एक्स अपॉन एल, और डी डब्ल्यू की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है, एफ इंटू एक्स। अच्छा, अब इंटीग्रेट कर दोगे इसको, सेम स्टेप करना है यहाँ तक। यस सर। अब रात भर में तुम लोग इसको रट जाओगे, मेरे को पता है। डेरिवेशन ही करनी है इसमें भी पीछे वाली। हाँ हाँ, बस उसी को उठा के छापो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो। ठीक, चलो आई थिंक यहाँ तक तो छाप ही लोगे, इतना तो कोई वैसे नहीं है, सब यहाँ तक तो इतना तो कर ही लोगे। चलो आगे चलो इसके। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं, वर्क डन फाइंड कर लो। वर्क डन कितना हो जाएगा, अभी मैंने फाइंड करके बताया, ए यंग्स मॉडुलस इनटू एक्स डिवाइडेड बाय एल इनटू डीएक्स, व्हिच इज नथिंग बट हाफ ए यंग्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर अपॉन में एल। यही आ जाएगा वर्क डन। यस सर। बस यस। खत्म। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आपसे इतना ही टाइम लेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना टाइम कितना लग रहा है, टाइम ध्यान देते जाओ। ठीक, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन सर सेलेक्टिंग लास्ट सीन दिखाना। सर एक लास्ट साइड दिखाना। ये लो सर लास्ट इससे भी स्लाइड, ऊपर। इस क्वेश्चन सर इससे भी ऊपर। इस क्वेश्चन इसके ऊपर। सर क्वेश्चन से। सर इस क्वेश्चन में सिर्फ वर्क डन ही फाइंड करना था ना? व्हाट इज वर्क डन, यही पूछे। सर जो आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लाओगे ना 3 मार्क्स वाला, वो थोड़ा जूम कर देना। हाँ मैं जूम कर दूंगा, डोंट वरी। ये क्लियर है? हो गया। यस सर। आई थिंक ये क्लियर। एक सेकंड, चलो तो सॉरी, वो एक्चुअली होप चिल्ला रहा था, शायद उसको कुछ आभास हुआ होगा। ठीक, अब नीचे आके सो जाएगा, मार खा लिया तो। चलो ओके देन, सो ये जूम कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, देखो बेटा, नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन सेलेक्टिंग मेटल रोप। अब आपको एक क्रेन बनाना है बेटा, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ लोड को लिफ्ट करना है उस रोप की मदद से। तो उसका रेडियस कितना हो जाना चाहिए, क्या लगता है? सर आप क्या कह रहे हैं, एक बार और कहिएगा। एक दोबारा समझो। समझाता हूँ बेटा। अरे प्रताप बेटा, है ये ऑप्शन है, पर इसके लिए आपको यूट्यूब ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है देखो, चलो सब क्रेन है जिससे आप कोई सामान को लिफ्ट कर रहे हो, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो डायामीटर है या फिर रेडियस है, आप इस वायर का या इस रोप का कितना मोटा रखने वाले हो, क्या लगता है? जैसे अब समझाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन सेलेक्टिंग मेटल रोप। मतलब हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ कर रहा हूँ बेटा, ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि सपोज एक हमारे पास क्रेन है, राइट, सपोज दिस इज द क्रेन। अब यहां से आपको सामान को खींचना है बेटा। आपको पता है ऑब्वियसली क्रेन जो है मटेरियल को उठाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो अब उस रोप से आप क्या करना चाहोगे, मतलब उस रोप की वैल्यू कितनी रखनी चाहोगे, उस रस्सी की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर अब मतलब डायमीटर की वैल्यू ना। हाँ बेटा, सर रोप के डायमीटर की वैल्यू ना। हाँ डायमीटर की वैल्यू रखनी, कैसे रखोगे?
सुन लो, अब टाइम बचा नहीं है तो मैं ऐसे बता देता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं ऐसे बता देता हूँ, डोंट वरी। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी अपॉन ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। सर यू क्या है, यू इज सर अल्टीमेट। हाँ बेटा, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं वहां हाँ से। हाँ, सर फाइनल में तो हमें यही करना है, mg पाई आर स्क्वायर। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, आप लोग का टाइम वेस्ट होता। और m की वैल्यू 10⁵ इन्होंने खुद दे रखी है। ठीक, g की वैल्यू 9.8 अपॉन में पाई, r की वैल्यू बेटा, r की वैल्यू कितनी है, क्या ये फाइंड करना है? अब इसको डिवाइड इनटू तो कर लोगे, आई थिंक इतना सब कर लोगे। यस सर। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इलास्टिक लिमिट यानी कि स्ट्रेस ऑलरेडी गिवन है, सोच के देखो, इससे ज्यादा लोड कहीं तो बनाना है आपको, स्ट्रेस गिवन है क्या? यस सर। कर देता हूँ 30 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 10⁵ इंटू 9.8। अब इसको सॉल्व कर लेना, एटलीस्ट इतना तो तुम लोग कर लेना। हाँ 3.2 सही है लुबना बेटा, इतना ही आएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चले क्या, इतना तो कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, अगला सवाल है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ टू मटेरियल। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझना। लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। ये लो बेटा, ठीक है। अरे मैं नोट्स भेज दूंगा, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट मत लो, नोट्स तो मैं अभी डाल दूंगा ग्रुप में 5 मिनट में। ठीक है चलो, अब सुनो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टू वायर्स ऑफ मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। अब आपको बताना है ए विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, क्या लगता है? सर ए ए वाला क्यों? ए वाला अगर आप ए में ध्यान दो तो इसका प्लास्टिक रीजन कितना ज्यादा बड़ा है, सोच के देखो, इतना बड़ा है क्या बेटा इसका प्लास्टिक रीजन? और अगर आप देखोगे तो इसका इलास्टिक रीजन भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ए? ओ यस सर। पक्का? अच्छा तो फर्स्ट का आंसर मैं लिख देता हूँ, ए लिख दूं? यस सर। ए। यस सर। सेकंड वाले के लिए क्या होगा, विच मटेरियल हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, क्या लगता यही होगी सर। है? यंग्स मॉडुलस होता है बेटा ये लाइन, एक्चुअली ये स्लोप जो है ना इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो किसका ज्यादा लग रहा है आपको? सर ठीक ए है वाला। सर। ए का। अच्छा, यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है सर, यही होता है। अब ए का बेटा मेरे को तो ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू बी, बाकी आप देख लो। यस सर। अच्छा कौन सा Yes, sir. स्ट्रॉन्गर होगा आप बताओ? अब सर, ये तो A देख के वाला। बता देगा कोई भी। ए वाला। तो ए वाला। हाँ प्रिंस बेटा, ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। ए इज मोर स्ट्रॉन्गर, विच इज मोर ब्रिटल, आप फंस जाओगे। बी मोर ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? सर जो जल्दी टूट जाता है, पानी से टूट जाता लकड़ी में ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। अच्छा सुनो, भटूरे ज्यादा ब्रिटल है या फिर कांच ज्यादा ब्रिटल है? सर भटूरे। मैं भी ये जो भटूरे को सोच रहा था ज्यादा ब्रिटल है, तो धन्य हो आप। नो सर। नहीं चलो फिर सही है। हाँ अब देखो, अब इसमें ये मत सोचना मैं डिस्कस करूंगा तुम लोग के साथ व्हाट्सएप करके, अब मैं यहाँ पे सीधा ग्राफ बनाऊंगा, तुम लोग को बताते जाऊंगा कौन कौन से पॉइंट है, क्योंकि इलास्टिक फटीग मैंने पहले ही समझा दिया है और हिस्टेरेसिस में अभी आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। नहीं तो हिस्टेरेसिस में फ्लूइड के बाद समझाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ समझ आने वाला नहीं है। चलो देखो, क्या ग्राफ सर, ये कुछ भी है, ऐसे ही सर। देखे आप लोग सबने? यस सर। अच्छा, इसमें दो रीजन में सबसे पहले मैं ग्राफ को डिवाइड करता हूँ। वेयर दिस रीजन इज कॉल्ड एज प्लास्टिक रीजन। एक बार बेटा अगर बॉडी इस रीजन में आ गई तो ये कैसी बॉडी बन जाएगी? प्लास्टिक बॉडी। इसी चीज को प्लास्टिक जोन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा तुम लोग इंग्लिश लिख लेना, ऐसे लिखना ओ ए बी, और ये तो और कोई पॉइंट ले लो। चलो तो अब ऐसे लिख सकते हो, रीजन बी टू एफ इज द रीजन ऑफ प्लास्टिक जोन, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। सर इसमें पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाना है ना? हाँ वो मैंने यही बनाया बेटा, ये देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व भी है, इस तरफ स्ट्रेन होता है, इस तरफ स्ट्रेस होता है, ठीक है। और ये रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन, ठीक। सर मतलब हमें इसको जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसको एक्सप्लेन ही करना है ना एक तरीके हाँ से। एक्सप्लेन करना है। अब सुनो लिखना कैसे, अब इसको कैसे लिखना है मैं वो समझाता हूँ। पहले बहुत सुंदर से लिखना, O to A it's the region of Hooke's law। Hooke's law,
वेयर दे ओबे। अब पूरा अंग्रेजी लिखना, जितना ऑक्सफर्ड उसी में लिख देना, सेंट स्टीफन उसी में लिख देना, जितना इंग्लिश हो सके। सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? बेटा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ फालतू फालतू मत लिखना, अगर तुमको नहीं आता है ना उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक। बट ये अप्रोच मत करने चल जाओ कि कुछ नया निकाल के ले आओ, क्योंकि सामने वाले चेक करने वाले पे भी थोड़ा रहम खाना, वो भी इंसान है। सर ठीक है? ओ ए इट्स के बाद क्या है? बेटा इट्स द रीजन ऑफ हुक्स लॉ, मतलब उसमें हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। ए टू बी में नेकिंग होता है, ठीक। बी टू सी में थोड़ा सा एक जोन आता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको अपर नेकलाइन, इसको लोअर नेकलाइन बोलते हैं। बी बी डैश लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? सर एक बार हुक्स लॉ बताना थोड़ा सा। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बता दो, ये क्या ए टू बी में क्या है? क्या की लिमिट बता दूं? सर ए टू बी में सर ये उसने प्रोपोर्शनली लिमिट दिया है ना, वो ही समझ आया मुझे। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, अच्छा अभी समझा देता हूँ। वो हुक्स लॉ को एक्चुअली इंग्लिश में लिखा गया है, देखो। स्ट्रेस इज बेटा, सर हुक्स लॉ बता देना हाँ एक बेटा बार। सर थोड़ा सा होगा अभी बता बता दे देना। रहा हूँ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सुनो ये क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी समझाता हूँ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक वायर है, राइट। अब एक जोन तक ना, देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तो पहले ही पढ़ गया, चलो कोई नहीं, हट। चलो ये देखो बेटा, इस पेन में अगर आप देख पा रहे हो तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिख रहा है क्या आपको? जितना मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ उतना ही स्ट्रेन आ रहा है। सर हमको दिख तो नहीं रहा है स्ट्रेन, पर कोई बात नहीं, स्ट्रेन उसमें आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है, ठीक। तो हमने इसको ऐसे लिखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो बहुत सही है, विच इज इक्वल टू y टाइम्स e, वेयर दिस y इज कॉल्ड एज योर प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहां से कहां तक है मैं समझा देता हूं। ये जो रीजन है ना बेटा, दिस इज ओनली योर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये वाली। इसके बाद ये प्रोपोर्शनल नहीं एक्ट करेगा। सर मतलब जहां तक हुक्स लॉ ऑबे हो रहा है वही रीजन वही। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में आ रहा है। हाँ हाँ बेटा कसक बेटा, सेलो टेप, परमानेंट सेट। मैंने सेलो टेप से इसको समझाया था, याद यस है सर, मुझे। आपने एग्जांपल बताया था। हाँ 3-4 सेलो टेप यस लगे। सर याद है। सर आपने रिकॉर्डिंग में भी बताया था पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ सेरोटेप से। हाँ तो अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो रिकॉर्डिंग में वो लेक्चर देख लेना, आई थिंक उसके बाद तो डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने 5 मार्क्स या 15 मार्क्स के लिए बता दिए, ठीक। अब सुनो, अब बोल रहा है, अब पता नहीं उतर के इन्होंने सर हुक्स लॉ बता दीजिए। हुक्स लॉ, अभी तो बेटा वही बता रहा था मैं, ये देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। तो ये हुक्स लॉ यही बोलता है कि ओके स्ट्रेस सर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स ने चीज को ऑब्जर्व किया, ओके सर बस। ठीक है। और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलो अब ये बोल रहा है कि कोई भी ओशियन ले लो, इंडियन ओशियन ले लो, बताने वाले थे। हाँ जेबा बेटा इसके बाद बताऊंगा मैं, फ्लूइड के बाद बताऊंगा हिस्टेरिसिस, ठीक है। हाँ ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ओशियन है ना बेटा, इसकी गहराई, ठीक है, इसकी गहराई एवरेज गहराई, मतलब कंफर्म तो नहीं है, ठीक है, एवरेज गहराई है 2500 मीटर। अब आपको ये बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे चली गई तो उस पे पानी कितना फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, सपोज बेटा ओशियन के सरफेस पे कोई बॉल तैर रही है, सपोज ये बॉल ओशियन के सरफेस पे तैर रही है, किसी वजह से अब क्या हुआ, ये बॉल डूब गई। तो अब अगर ये बॉल डूब गई बेटा और 2500 मीटर नीचे चले गई तो इस पे कितना फोर्स लगेगा इनडायरेक्टली, ये आपको बताना है। या फिर इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा इस फोर्स की वजह से, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बॉडी भी बेटा अगर 2500 मीटर नीचे चले जाएगी तो उसकी हर एक हड्डी टूट जाएगी, इतना प्रेशर वो नहीं झेल सकती और इतना फोर्स, राइट। आई थिंक थोड़ा बहुत तुम लोग को भी कुछ कुछ पता होगा इसके बारे में, ठीक। सर जो फिर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे रह सकते हैं? अब बेटा उस चीज को तुम पढ़ोगे ह्यूमन एवोल्यूशंस में, या एवोल्यूशन करके एक टॉपिक आएगा तुम्हारे, उसमें तुम पढ़ोगे जैसे जिराफ की जीभ लंबी क्यों हुई, गला लंबा क्यों हुआ, जिसको डार्विन ने एक थ्योरी देके बोला था, ठीक है। सर उसकी तो गले की हड्डी बड़ी होती है। हाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्योंकि अब पेड़ के पत्ते खत्म हो रहे थे तो उसने देखा, उसने बोला कि अब गर्दन लंबी हो गई, तो दैट कम्स इन द प्रोडक्ट, वी आर एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। हाँ पत्ते खाने के लिए, जैसे देखो अभी होप है, वो बिना मार खाए उसकी नेचर है, ठीक है, बिकॉज ही इज बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। मारा मत करो, वो भी तो जानवर ही है। मारा मतलब उस खाली में अगर डांट दूंगा तो वो समझ जाएगा कि अब ठीक है, बात समय से परे है, मारता नहीं हूँ, मारता तो साथ में लेके थोड़ी जाता बॉम्बे से। चलो आगे चलते हैं। आपकी डॉगी का नाम क्या है? होप, जिससे कोई होप नहीं है मेरे को, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनो।
अब देखो बेटा, अब ओशियन के सरफेस पे अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, पी एट बॉटम कितनी होगी, रो। सर 25 into 10⁶। हाँ हाँ वही अंडमान से लाए होगे। नहीं 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 बेटा, इसको तो मैंने हैदराबाद में खरीदा। ठीक है चलो देखो, अब रो डेंसिटी की वैल्यू इसने खुद ही दे रखी है 2500, जी की एच की वैल्यू। ठीक है, डेंसिटी आप लोगों को पता है सर 10 टू द डेंसिटी पावर। थोड़ी दे रखा है, एच दे रखा है ना। हाँ हाँ, अरे उसको मैंने उल्टा ऑर्डर में लिख दिया। एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, देखो लिख देता हूँ। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, रो की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, जी मैंने 10 ले लिया। ठीक, यस चलो आगे चलें। सर, मेरा -1.08 आ रहा है। माइनस में आ रहा है, नो सर 1.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ रहा है। फिर तो तुम लोग एकदम सही आंसर ला दिए। ठीक आ है गया चलो, रट लिया था सर, कि तुम मेरा लोगों ने ये। -2 वाला साइन हटाया नहीं मैंने, वो तो वही आ रहा है मेरा भी। हाँ तो बस ठीक है, मतलब अब इसके आगे मैं जिनका नहीं आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता सर हूँ। एक बार फिर से, मैं गायब हो गई थी क्लास से। हाँ से अच्छा आ गया। ठीक है बेटा, मैं समझा देता हूँ जल्दी से, देखो क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा कम होते जा रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे ये था कि सबसे पहले मैंने ओशियन के ऊपर कैलकुलेट किया, देखो बेटा। अब मैं इसी बॉल को ओशियन के नीचे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि ओशियन के नीचे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, बस। ठीक, तो ओशियन के नीचे करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बल्क मॉडुलस, विच इज पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। सर पर ये नेगेटिव में होता है ना, इसलिए मेरा माइनस में आ रहा है। हाँ तो क्या दिक्कत है, मैंने इसीलिए तो पूछा किसका नेगेटिव में आ रहा है, तो आपने कुछ बोला सर ही नहीं मेरा बेटा। आ रहा था। तो सही आ रहा था आपका, एकदम सही है। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, यानी कि फोर्स इज कंप्रेसिव इन नेचर, सिंपल सी बात है। सर आपने भी बोला था ना माइनस में आ रहा है, तो मुझे लगा गलत हो। अरे ये क्या बात हुई, चलो ठीक है कोई नहीं। ये क्लियर है क्या, ये जो मैंने चाइनीज में लिखा बेटा, देखो वैल्यू ऊपर गिवन है, इसके लिए मैंने लिखा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। सर एक को स्टार्टिंग से वाला क्वेश्चन बता दो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। हाँ बाप रे, तब तो चलो ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ। ठीक सर? सुनो, क्या था कि एक बॉल थी, वो जमीन पानी के ऊपर थी। थोड़ी देर बाद बेटा वो बॉल ओशियन के नीचे चली गई। ठीक है, अब वो ओशियन के नीचे चले गई तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे चारों तरफ से। तो हम लोग को ये बताना था कि उसकी वॉल्यूम में कितना फर्क आ रहा है, जब वो पानी के नीचे ओशियन के सतह पे पहुंच गई है तो उसमें फर्क कितना आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रेशर बॉटम पे कैलकुलेट किया। क्यों किया, क्योंकि हमको पता है बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है डेल माइनस पी अपॉन डेल वी अपॉन में वी। दैट्स व्हाई वी एक्चुअली कैलकुलेटेड पी। तो पी तो हमें यहाँ से मिल गया। जैसे ही पी मिल गया बेटा, हमने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया और आंसर आ गया। सर आपने वो की वैल्यू पर रखी। क्या बेटा, सर पर इस क्वेश्चन में फ्लूइड वाला फॉर्मूला भी यूज हुआ है ना प्रेशर का। हाँ मैंने नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया, पी इज इक्वल टू रो जी एच, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये ठीक है चलो आगे चले। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग से, जो आपके स्क्रीन पे ये है। अ फोर्स ऑफ 5 into 10 to the power 3 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर सरफेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक, अब सवाल ये है कि अब यहां से बोल रहे हैं कि ब्लॉक टू स्लाइड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक स्लाइड हो गया है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ऊपर के सरफेस का। क्या फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ फॉर्मूला बता दो। सर शेयरिंग मॉड्यूलस का। सर शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। देखो जिनको नहीं समझ में आया समझाता हूँ बेटा, हो क्या रहा है। सपोज ये कोई ब्लॉक रखी हुई है यहाँ पे, राइट, सपोज दिस इज द ब्लॉक। ठीक, अब इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, देखते रहना बस। अब इसको अगर बेटा मैं ऊपर की तरफ से फोर्स लगाऊंगा, सपोज इस साइड से मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ब्लॉक का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, सोच के देखो। फोर्स लगाने की वजह से इस ब्लॉक का शेप ऐसा हो जाएगा, फोर्स लगाने की वजह से। ठीक, 3D में शायद देख पाओ, इसलिए मैंने साइड व्यू बनाया। चलो अब ऐसा अगर हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिलेगी फाई की वैल्यू। आई थिंक आप लोगों को पता है, जो मैंने बताया था, ये होता है, ये डिस्टेंस होगा x और ये वाला डिस्टेंस होगा y। राइट, थोड़ा बहुत भी याद हो किसी को तो याद है। यस सर। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या, डेल एक्स की वैल्यू कैसे मैंने कैलकुलेट करनी सिखाई थी। एंगल ऑफ शेयर किसी को याद है क्या, tan एक थीटा। बार रिपीट कर दो, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। बेटा ये बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको याद हो कि कोई एक ऐसी बॉडी है बेटा जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूं इस साइड से, तो अब क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा। सर tan थीटा के बराबर, या ऐसी कुछ आएगी, tan ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल वाई, या डेल एक्स अपॉन वाई, ऐसी कुछ आ रही होगी, या y अपॉन डेल एक्स आ रही होगी, जल्दी बता दो।
यही सर आएगी। डेल्टा एक्स अपॉन सर डेल एक्स वाई बाई L आएगी ना। हाँ डेल एक्स अपॉन में वाई आएगी, वही लिखा है बेटा मैंने, ठीक है। सर ये चलो अब इसको फाइंड कैसे करोगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब इसको फाइंड आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए किसी को कोई फॉर्मूला याद है क्या, ईटा वगैरह से रिलेटेड मैंने कुछ बताया हो तो? क्या कभी ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया थीटा था? होता है जब थीटा बहुत स्मॉल अपॉन होती एरिया है। बाय डेल एक्स बाय वाई। पक्का? मैंने बोला भी था ईटा पत्थर जिसको जो लेना है ले सकता है। ये फॉर्मूला याद है किसी को? यस सर। यस सर। अगर याद हो तो। सर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यस बेटा, इट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सर आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्यों लिया? क्योंकि बेटा वहां पे दिया था मॉडुलस ऑफ शियर, इसी को मैंने बोला था शेयर मॉडुलस भी बोल दिया जाता है। Yes. ठीक, अब यहां से फाइंड, अब वैल्यूज रख के फाइंड कर लेना, इतना मैं मानता हूं कि इतना हर बच्चा कर लेगा। ठीक, अगले वाले Yes, क्वेश्चन यस सर। आप लोगों के लिए रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक, आंसर वैसे मैंने नीचे दे रखा है। आगे चले असर्शन रीजन में। यस सुनो, वैसे Yes, नॉर्मल sir. नॉर्मल से क्वेश्चन है कि द शेप एंड सर साइज इसमें ऑफ तो रिजिड। सर इसकी स्लाइड कब तक मिल जाएगी? अभी 5 मिनट में भेजता हूँ क्लास खत्म करके। सर ये वाले क्वेश्चंस आप ही बताते हैं ना, माइक बंद कर दो। अच्छा ठीक है, हाँ अभी सर इनमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, Yes, अगले sir. क्लास में माइक बंद रखता हूँ। ठीक है, सुनो सर, लास्ट स्लाइड दिखा दो, ये लो बेटा लास्ट स्लाइड। ठीक, चलो आगे चलते हैं। असर्शन ये है, मान्यता ये है कि द शेप एंड साइज ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सही है या गलत? सही बात है। शेप बड़ा होगा बेटा तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगेगा, कम सर लगेगा इसको मूव करने में। होगा सर, अफेक्ट तो पड़ेगा ही ना उस पे जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो। अच्छा, रीजन असर्शन आप लोग को ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं। ऑप्शन ऑप्शन बताओ बेटा, ए सही होगा बी सही होगा? अच्छा, इसको सिखाना पड़ेगा तुम लोग को करना। दोनों सही है सर, दोनों दोनों सही है। सर दोनों दोनों ही सही सही है तो ए होगा। दोनों सही है तो ए होगा। वैसे सर, मैंने आप सिखाया था ये चीज बॉडी आपको। की बात हो रही है तो आइडियल में बात हो रही है। हाँ ठीक है, बल्क मॉडुलस सही है कि गलत? खाली फॉर्मूला देखो, इनकम्प्रेसिबिलिटी या कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करता है ये। क्या यही चीज बताता है कोई चीज दब पाएगी या नहीं? मैंने अभी बताया था। यस Yes. सर, ऊपर वाला एक्सप्लेन कर दो Yes, sir. सर दोनों। सर ये ऊपर वाला एक्सप्लेन कर दो जो ये आपने बताया था। The shape and size of rigid body remain unaffected under the effect of external force. External force आपको जो मन वो लगा लो बेटा, शेप और साइज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बोला जा रहा है। यानी कि the shape and size of body remain unaffected under the effect of external force, मतलब सर बाहर बट की। अगर यहाँ पे अगर रिजिड बॉडी का नहीं लगा होता तब तो ये पॉइंट नहीं होता ना। बेटा देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट इज रिजिड बॉडी। इनडायरेक्टली हिंट क्या दे रहा है कि इट इज अ रिजिड बॉडी। दिखा? यस सर पर अगर क्वेश्चन में असर्शन में रिजिड बॉडी ना लिखा होता, मतलब नॉर्मल बॉडी होता, तब तो सर उस पर इफेक्ट पड़ता ना डिफॉर्मिंग फोर्स का। बेटा नॉर्मल बॉडी का क्वेश्चन आपको कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी में टेंसर यूज होता है और टेंसर आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल बॉडी कभी नहीं देंगे उन्हें। ठीक, चले आगे, ओके जल्दी सर। जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, अगला देख लो खुद से। ये तो देख लो कि स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। ये गलत है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर। सर स्टील ज्यादा लगा है। बस ए ठीक है। सही है। चलो अब एक क्वेश्चन तो खुद से कर लोगे एटलीस्ट ये वाली। सर। मैं लॉन्ग आंसर की तरफ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स तो हो ही चला है। चलो ये वाला सारे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेता सर हूँ। बी होगा इसका आंसर। हैं, आंसर भी तुम लोगों ने याद कर लिया है? सर ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है। हाँ, सर ठीक है कोई बात नहीं, सपोर्ट अच्छा लगा तुम लोग का। सुनो बेटा, जिनको नहीं पता है ऐसे ही आएगा, यही होगा नहीं? हाँ अरे सपोर्ट मटेरियल से याद किया तो सपोर्ट खत्म हो गया क्या? स्ट्रेस की वैल्यू तो ये होती है। यस यस सर। सर, फिर एरिया में हमारा पाई आर स्क्वायर होता है तो उसमें डायमीटर आ जाएगा। बाप रे, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोग समझ चुके हो। चलो ठीक है, मतलब तुम लोग की सर तैयारी ठीक है। जो फोर्स होगा ना वो टेंशन के थ्रू लगाएंगे तो T/L हो जाएगा फिर वो। अच्छा ये क्यों आता है 1/L/L? ये फैक्टर क्यों आता है यहाँ पे? सर इस फैक्टर की तो जरूरत ही नहीं है ना। बिना इस फैक्टर के भी हो जाएगा क्या है? सर अगर हम इसका स्ट्रेस के साथ भी रिलेशन निकाल लें तो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस होता है, तब भी डायरेक्ट आ जाएगा।
पक्का है? तो ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ एक्चुअली बच्ची सर क्या बट मैंने ये क्वेश्चन ना मतलब टेंशन और लेंथ और इलोंगेशन के थ्रू किया था लगा के। कोई नहीं मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन है अ रिजिड बार ऑफ मास एम इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स। देखो बेटा, सपोज एक कोई बार, ठीक है, इसको हमने यहाँ के दीवार से बांध दिया, यहाँ पे एक दीवार से ऐसे बांध दिया और यहाँ पे एक दीवार से ऐसे बांध दिया। सवाल आगे ये दोज एट ईच एंड ऑफ कॉपर एंड मिडिल वन इज ऑफ आयरन। अब यहाँ पे कुछ कॉपर के और कुछ आयरन के सबसे पहले क्वेश्चन ये दे रखा है। अब आपको ये बताना है बेटा कि इसकी यंग्स मॉडुलस के रेशियो में कैसे फर्क आ रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अच्छा, आप सर चाहो तो डायमीटर हम कह सकते हैं ना, वायर का जो डायमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस के। बोल सकते हो, इसमें क्या है, बट इससे आप प्रूफ नहीं कर पाओगे इस चीज को, बस यही अंतर है। ठीक, ठीक है, यस सर। चलो चलो मैं आगे चलूं फिर। अब देखो, Yes. सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना, दैट डायमीटर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस। इतनी बात, सर मैं यही बोल रही हाँ, होगी। ये बात अगर किसी को याद है तो आप यहां से इजीली बता सकते हो कि यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन ऊपर आएगा और कॉपर नीचे आएगा अंडर रूट में। रूट क्यों आएगा सर? रूट आने का वजह ये स्क्वायर, ड्यू टू दिस। सर क्योंकि डायमीटर जो है ना वो नीचे स्क्वायर में है। हाँ, इसके लिए रूट आ रहा होगा। क्लियर? यस सर। यस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ये क्वेश्चन कर लोगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कर लोगे? यस सर। नो सर। चलो पक्का? किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो जल्दी बोल दो। सर कर ले। कर लोगे? ट्राई करना, और अभी ट्राई करो, ये नहीं कि जाके सो गए। 6:30 से अगली क्लास है तो 6:30 से है ना अगली क्लास? यस सर। सर 6:45 सर से सर। सोते तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। ग्रुप में नहीं है? अच्छा, सर इसका 2:1 होगा पर। कितना? सर ये 2:1। सर 2:1। चलो इसको ट्राई करना, और मेरे को, मैं सबसे पहले क्लास शुरू होगी जो अगली, उसमें सबसे पहले ये पूछने वाला हूं उसका क्या आंसर बताया आप लोगों ने, उसके बाद मैं क्लास शुरू करूंगा। और इसको अभी सॉल्व करो, अभी मैं ग्रुप में भेज, हो जाएगा इसका। एक सेकंड, 2/।